फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट के लिए प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे। आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और अभी तक हम लोगों ने 10-11 प्रैक्टिस सेट जो है यूपी टेट के, उनको डिस्कस किया। काफ़ी अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को डिटेल में समझा। जिन लोगों ने अभी उसकी जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उन प्रैक्टिस सेट की वीडियोस देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए, इसमें सही अनुक्रम क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मधुशाला आई थी, सभी लोगों ने नाम सुना होगा। उसके बाद मधुबाला आई थी, फिर मधु कलश आई थी। तो इसका आप क्रम याद रखिए। निशा निमंत्रण तो सबसे बाद में आया था, लेकिन मधुशाला, मधुबाला और उसके बाद में मधु कलश की रचना हुई थी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और फिर निशा निमंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुमेलित करना है। तो देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए, इसमें जो आपका हिंदी साहित्य सम्मेलन है, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है उसको 1910 में ये हुआ था। फिर काशी नागरिक प्रचारणी सभा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा सम्मेलन जो हुआ था वो 1919 या फिर 1918 में हुआ था। वर्धा सम्मेलन वैसे तो 1919 में हुआ था, लेकिन 1919 अगर ऑप्शन में लेंगे तो 1918 सही माना जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। ए का सी, बी का ए और उसके बाद में जो थर्ड है आपका उसका मिलाया जाएगा बी से। इस तरीके से हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, तुलसीदास के रचनाकार कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको हमने प्रैक्टिस सेट में भी आप लोगों को कराया था। अभी जूनियर एडेड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। तो तुलसीदास के रचनाकार निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अन्या से अनन्या। ये भी प्रीवियस ईयर में हमने आपको कराया था। तो अन्या से अनन्या ये जो है प्रभा खेतान की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि प्रभा खेतान की रचना है अन्या से अनन्या। नेक्स्ट देखते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसके वाक्य हैं। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये रैदास जी के वाक्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव शब्द इसमें है, देखिए, त्रिकुटी तत्सम है, प्रभु भी तत्सम है, नाथ भी तत्सम है, लेकिन खेत नहीं होता है। खेत जो है वो आपका तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है। तो देशज शब्द इसमें बताना है। देखिए, देशज हमने आपको ये प्रीवियस ईयर में भी जो आपको प्रैक्टिस कराए थे उसमें हमने ये आपको क्वेश्चन करवाया था। हमने आपको बताया था देशज शब्द वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे देश से हुई है, यानी कि जो शब्द काली केवल हमारे देश में ही प्रयोग किए जाते हैं। लाश, पतलून, औरत ये सारे विदेशी भाषा के शब्द हैं, लेकिन जो धड़ाम है इसकी उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई है कि वो धड़ाम से गिर गए। ये धड़ाम शब्द आप कहीं और जाके नहीं सुनेंगे, केवल इंडिया में ही सुनेंगे। तो देशज शब्द आपका धड़ाम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। ये भी हमने आपको प्रीवियस ईयर जो आपकी प्रैक्टिस सेट की वीडियो है उसमें कराया था कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ये आ भी चुका है और देखिए प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। तो छछूंदर के सिर पर तेल, चमेली का तेल का अर्थ होता है कि जो अयोग्य व्यक्ति है उसको अच्छी चीज़ दे देना। छछूंदर को चमेली का तेल देना सिर पे लगाने के लिए, तो जो अयोग्य व्यक्ति है उसको कोई अच्छी चीज़ दे देना, ये इसका अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद ऋग धन वेद है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आप बीती समास में, आप बीती शब्द में समास आपको बताना है। तो आप बीती यानी कि स्वयं पर बीती, तो यहाँ पर खुद पर बीती, यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। घोंसले में चिड़िया निम्नलिखित में कौन सा कारक है। तो घोंसले में चिड़िया, इसमें कारक है अधिकरण। में पर ऊपर, चिड़िया किस में है। तो चिड़िया घोंसले में है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपको गद्यांश दिया हुआ है और फिर इसके नीचे आपको इसके शब्द मिले, इसके एक प्रश्न मिलेंगे। गद्यांश को एक बार रीडिंग कर लेते हैं कि गांधीवाद में राजनीति और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस बात की विशेषता है। आज संसार में जितने भी बात प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में
सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल ब्रह्म समाज तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। ये था हमारा गद्यांश। अब इसके नीचे इसके प्रश्न उत्तर दिए हैं, उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका ये है कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। तो ये बताना है संसार की सारी वाद किस में सीमित है। अभी हम लोगों ने रीडिंग की कि संसार के सारे वाद जो है वो राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं, उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। तो गांधीवाद का आधार किसको बताया गया है, राजनीति और आध्यात्मिक तत्व को। नेक्स्ट देखते हैं, 44 क्वेश्चन है कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। तो सभी लोग जानते हैं कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्लुप्त स्वर कौन सा होता है। तो देखिए, हर्ष स्वर वो होता है जिसमें बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में उससे अधिक समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप आ बोलेंगे, इसको बोलने में कम समय लगेगा। आप आ बोलेंगे, इसको बोलने में ज़्यादा स्वर लगेगा। तो ये तो आपका अंतर हो गया हर्ष और दीर्घ स्वर का। प्लुप्त स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आ को, अब आप इसको आप ऐसे लिख दो ओम, तो इसको बोलने में आपको इससे ज़्यादा समय लगा। तो प्लुप्त स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ओम को बोलने में सबसे अधिक समय लगेगा, तो ओम जो हो गया वो प्लुप्त स्वर में आता है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो प्रयोजन का समानार्थी शब्द जो है लक्ष्य हो सकता है, हेतु भी हो सकता है। प्रयोजन का अर्थ कोई कारण होता है, उद्देश्य होता है, हेतु माने भी कारण होता है। जैसे कि लोग बोलते हैं किस प्रयोजन से ये कार्य कर रहे हैं, यानी कि किस हेतु किस कारण से कार्य कर रहे हैं। लेकिन नियोजन जो है वो प्रयोजन का समानार्थी नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋजु का विलोम क्या होगा। कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। हमने आपको कई बार बताया, ऋजु का अर्थ होता है एक सही सीधी रेखा। ऋजु कोण कितने का होता है, तो 180 का होता है ऋजु कोण। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा। इसको ऋजु कोण कहते हैं, जो कि एक सीधी रेखा में होता है। तो ऋजु का अर्थ सरल भी होता है, सीधा भी होता है, लेकिन ऋजु का अर्थ जो विलोम होगा वो वक्र होगा। वक्र इस तरीके से बनता है, तो इसीलिए ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। तो इसमें विशेषण का निर्देश अशुद्ध ये बताना है। ढाई अपूर्णांक बोधक है, बिल्कुल ढाई कोई भी पूर्णांक पूरा पूर्णांक नहीं है, इसीलिए अपूर्णांक बोधक हो गया। दूसरा क्रमवाचक है, बिल्कुल सही। प्रथम द्वितीय तृतीय या पहला दूसरा तीसरा ये क्रमवाचक हो गया। वह नौकर, इसमें कोई विशेषण नहीं, तो ये यहाँ पर आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो इसीलिए आपका इसने यही पूछा था अशुद्ध कौन सा है, तो ऑप्शन जो आपका तीसरा है वही अशुद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। तो हमने आपको कई बार बताया, आप स्वयं, ये सारे निज से संबंधित है। निज मतलब स्वयं से, तो जहाँ पर आप या स्वयं ऐसा शब्द दिख जाए तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। 49 का एक जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द इसमें है चील। देखिए ये जो क्वेश्चन था विवादित क्वेश्चन था, लेकिन आयोग ने जो इसका आंसर बताया है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होता है। जब हम शब्दों को पढ़कर बता सकते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। अब चील उड़ेगी, स्त्रीलिंग हो गया। कढ़ी बनती है, स्त्रीलिंग होगा। सरसों फूलती है या सरसों की खेती होती है। संतान अच्छी होती है, तो ये सारी ही स्त्रीलिंग है एक तरीके से, इसमें कोई भी पुल्लिंग नहीं है। क्योंकि आप बोलेंगे, अगर संतान को बोलेंगे तब भी आप ये कहेंगे संतान अच्छी है या संतान बुरी है, तो स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। लेकिन आयोग ने संतान को माना किस लिए, क्योंकि संतान में आपका लड़की और लड़का दोनों आते हैं, यानी कि बेटा और बेटी दोनों आते हैं संतान में। तो अगर आप इस तरीके से बोलेंगे कि संतान अच्छा है, तो ये कोई जो वाक्य है वो अशुद्ध वाक्य है, संतान अच्छा है। लेकिन आयोग ने जो सही आंसर इसका बताया है वो संतान ही बताया है। हो सकता है उन्होंने इस सेंस से बताया हो कि संतान में बेटा और बेटी दोनों आते हैं।
तो इसीलिए फिलहाल तो इन चारों में ही स्त्रीलिंग है, लेकिन आयोग के हिसाब से संतान आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए एक पद्यांश दिया हुआ है कि वर्तन की पंगति कुंडकली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके पर बीज जगे छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, न्यूछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललायन बोलन की। तो देखिए ये जो पद्यांश है इसको पढ़ने पे ही आपको पता चल रहा है कि इस पूरे पद्यांश में वात्सल्य रस है। किस तरीके से, अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं पहली लाइन में कि वर्दंत की पंक्ति कुंडकली अधराधर पल्लव लोचन की, अगर आपने इस पंक्ति में कोई नहीं पहचान पा रहा, दूसरी पंक्ति पढ़िए कि चपला चमके पर बीज जगे छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरार लटे लटके मुख ऊपर। तो जहाँ पर भी घुंघरार लटे लटके मुख ऊपर, तो कोई बच्चा होता है उसके बाल घुंघराले होते हैं और वही बाल जो होते हैं मुख ऊपर लटकते हैं, ऊपर कुंडल लाल कपोलन की गालन की, और निछावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं ललायन बोलन की। तो देखिए यहाँ पर आपको पूरे पद्यांश में अगर आप कुछ भी नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप ये पंक्ति पढ़ेंगे कि घुंघरारी लटे लटके और फिर नीचे वाली लाइन में ललायन, तभी आप समझ जाएंगे यहाँ पर वात्सल्य रस है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि उपयुक्त पद्य किस कवि का है। तो देखिए पढ़ने में ही तीसरी लाइन लास्ट लाइन में पता चल रहा था, इसमें लिखा हुआ था कि न्यूछावर प्राण करें तुलसी। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो तुलसीदास की हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं उच्चारण शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो हमने जब आपको प्रैक्टिस सेट कराया था तो हमने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि 3 शब्द याद रखिए, ताश, मास और दास, और ये कई बार आता भी है एग्जाम में। तो ताश मास दास आप याद रखेंगे, कभी भी आपका उच्चारण स्थान गलत नहीं होगा। ये वाला शाह होता है, इसका उच्चारण स्थान ता से हो जाएगा तालव्य, इस वाले शाह का उच्चारण स्थान माँ से हो जाएगा मूर्धन्य, और इस वाले सा का उच्चारण स्थान हो जाएगा दा से दंत। तो हमेशा ध्यान रखिए ताश मास दास, तालव्य, मूर्धन्य और दंत। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो ये देखिए इसमें शुद्ध देखिए कौन सा है, बी में सा दंत बिल्कुल सही है। उसके बाद में पहला देखिए शाह, ये वाले शाह में हमने आपको बताया था कौन सा होता है, तो ताश से याद रखिए, तालव्य शाह होता है, ये आपका गलत हो गया। शाह कंठ, तो ये भी गलत हो गया। तालव्य होता है ये भी। सा दंत, यही वाला सा आपका बिल्कुल सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध कथन आपको पहचानना है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखिए पहला है कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। दूसरा है हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। छा संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल सही है। विषय कंठ वर्ण होता है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कोई भी निह शब्द, तो निह की जो स्वर है, साउंड है, वो कंठ से आती है, तो इसीलिए विषय कंठ वर्ण है, ये भी बिल्कुल सही है। तो नीचे के तो आपके दोनों सही हैं, बचे आपके ये दोनों। इसमें देखिए हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो पहली लाइन को देखिए कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। तो महाप्राण आप लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं, तो सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और 5वां जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। का को छोड़ के खा और गा को छोड़ के आपका घा। तो आप इस तरीके से देख लीजिए, क्या खा और घा ये आपने कभी भी एक साथ प्रयोग किए हैं या कहीं भी आपने इसका उच्चारण जो है वो एक साथ किया है? कभी भी ध्यान रखिए महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक साथ नहीं हो सकता है, तो इसीलिए आपका पहला वाला ही गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन पहला सही है। और हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया, तो ये बिल्कुल सही है कि अब जो ये ज्ञा है इसका उच्चारण जो है वो परंपरा से भिन्न हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो देखिए लड़के के विषय में पहला ऑप्शन है पुल्लिंग, बिल्कुल सही, लड़का पुल्लिंग ही होगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा। कर्ता भी है क्योंकि मेरे लड़के ने, तो ये कर्ता हो गया। फिर एक वचन, तो देखिए मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो इसमें एक ही लड़के की बात हो रही है। अगर ये होता बहुत से लड़के तो लड़कों का होता, यहाँ पे होता कि मेरे लड़कों ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया,
तब ये बहुवचन होता है। लेकिन लड़के देख के कंफ्यूज नहीं होइए, ये आपका बहुवचन नहीं है, ये आपका एक वचन ही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल सही है कि इसमें अशुद्ध आपका बहुवचन है, क्योंकि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। इस पूरी जो वाक्य है इसमें एक वचन ही है। अगर बहुवचन होता तो यहाँ पे लड़के की जगह लड़कों होता। मेरे लड़कों ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तब ये बहुवचन होता। नेक्स्ट देखते हैं, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो राम आम खाता है, राम आम खाता है आपका कृतवाच्य है। राम के द्वारा आम खाया गया, ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। अब राम से आम खाया नहीं जाता, तो ये आपका भाववाच्य में आ जाएगा। उभयवाच्य नाम का कोई भी वाच्य नहीं होता है, ये आपको ऑप्शन बनाने के लिए दिया हुआ है। तो इसीलिए ध्यान रखिए, मैंने तीनों वाच्य बता दिए यहाँ पे। राम आम खाता है, ये कृतवाच्य का है। राम के द्वारा आम खाया गया, तो वो कर्मवाच्य में आ जाएगा। और भाववाच्य में आ जाएगा कि अब राम से आम खाया नहीं जाता। जहाँ पर सा सी से लग जाए या से लग जाए तो वहाँ पर मोस्टली भाववाच्य होता है। अगला देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गहना उबरे मोती मानस चून। जब जब भी ये जो दोहा है ये आता है, और जब जब भी श्लेष अलंकार का कोई भी उदाहरण आता है तो मोस्टली यही आता है, इसमें श्लेष अलंकार है। ये भी ध्यान रखिए कि अगर ऐसे आ जाए थोड़ा सा घुमा के कि इस दोहे में या इन दोनों पंक्तियों में किस पंक्ति में श्लेष अलंकार है, तो ध्यान रखिए ऊपर वाली पंक्ति में श्लेष अलंकार नहीं है। जो श्लेष अलंकार है वो केवल और केवल नीचे वाली पंक्ति में है, पानी गहना उबरे मोती मानस चून। क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं श्लेष अलंकार कहाँ पर होता है, जहाँ पर एक शब्द आता केवल एक ही बार है, लेकिन उसके अर्थ जो हैं वो भिन्न भिन्न निकलते हैं। अब यहाँ पर जो नीचे वाली पंक्ति है उसमें जो पानी आया है, ये पानी आया एक ही बार है, लेकिन इसके अर्थ 3 बार निकल रहे हैं, मोती मानस और चून के रूप में। कि पानी के बिना मोती की चमक नहीं है, पानी के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और पानी के बिना ही चूना जो है वो सूख जाएगा। तो इसीलिए जो नीचे वाली लाइन है केवल उसमें ही श्लेष अलंकार है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, ये आपको बताना है। तो देखिए, शुद्ध शब्द जो है चांद गलत है। चांद किस तरीके से लिखा जाता है? इस तरीके से लिखा जाता है। अंक गलत है, इसमें आपका अनुनासिक की जगह अनुस्वार का प्रयोग होगा। अंक इस तरीके से लिखा जाता है। और आँख में भी आपका अनुनासिक होगा, आँख इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन जो शुद्ध है वो केवल अंगना है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 58 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी सही है? तो वर्तनी आपको बतानी है किस शब्द की सही है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 4 की वर्तनी बिल्कुल सही है। सन्निधि ऐसे ही लिखा जाता है, पहले आधा ना फिर पूरा ना बनता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, हमने आपको बताया था ये चीज़ कि उपचारात्मक शिक्षण होता है और निदानात्मक होता है। उपचारात्मक शिक्षण से पहले ही निदानात्मक शिक्षण होता है। निदानात्मक शिक्षण कब किया जाता है? जब बच्चे की किसी भी कमी का पता लगाना होता है तो निदानात्मक शिक्षण करते हैं, और जब हमें उसकी कमियों का पता लग जाता है तो हम उसकी कमियों को उपचारात्मक शिक्षण के जरिए दूर करते हैं। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो जो उपचारात्मक शिक्षण है वो जब निदानात्मक शिक्षण के जरिए हम लोग समस्याओं का कारण की सही पहचान कर लेते हैं, तब फिर हम लोग उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि जब हम समस्याओं के सही कारणों का पता लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही जो लोग भी पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।